अब हम बात करते हैं कोलिजन। तो कोलिजन में क्या होगा कि एक पार्टिकल होगा ऐसे करके, ये पार्टिकल, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये पार्टिकल होगा समझाने के लिए, ठीक है, और इक्वल साइज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा पार्टिकल है, ये आ रहा है वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। u1 u2 ले लो, a b ले लो, कुछ भी लेना ले लो, x y ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो u1 u2 से आ रहा है। अब कंपल्सरी कोलिजन अगर होना है तो इसको तेज चलना पड़ेगा, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, होना ही पड़ेगा। इसका मास आप मान लो कि भाई सब कुछ मास होगा, मान लो कि भाई m1 इसका मास होगा m2, ठीक है, तो इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2। आगे चलेंगे, ये टकराएगा, जब टकराता है तो क्या होता है जरा ध्यान से देखना, जब टकराता है तो क्या होता है जरा ध्यान से आप देखना, जब टकराएंगे तो ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये पीछे वाले से पीछे से स्पीड में आएगा, थोड़ा ज्यादा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जो ये अप्रोच इसका ये जल्दी पकड़ेगा इसको, तो ये आएगा 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 आएगा, टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो वो लोग दूसरों का शेप चेंज होगा, तो थोड़ा सा शेप चेंज होने के कारण उन लोगों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, शेप चेंज होगा। शेप चेंज होने के बाद जब वो अलग अलग होंगे तो ये आगे वाला स्पीड चलेगा, क्योंकि अलग अलग तभी हो सकता है पॉसिबल जब आगे वाला स्पीड में जाए, तभी अलग अलग हो सकता है। अगर अलग अलग नहीं हुआ मतलब पीछे वाला फिर स्पीड में चलेगा। जितने भी केसेस हैं कोलिजन के, ये सारे केसेस हम देख लेंगे, सारे केसेस हम देख लेंगे। तो जब ये टकरा रहे होंगे, जब इन लोगों का कोलिजन हो रहा होगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। देखो मैं इसको स्ट्रक्चर चेंज करता हूं थोड़ा सा, तो दोनों का शेप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। ये m1 वाला और ये m2 वाला, और ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है मतलब ये लोग कोई v डैश वेलोसिटी से मान लो जा रहे हैं, कितने वेलोसिटी से जा रहे हैं, मान लो v डैश वेलोसिटी से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग भी तो होना है, अलग भी तो होना है। तो जब अलग होंगे तो देखो, अलग आपने कर दिया, आपने क्या बोला, अलग होंगे। अरे भाई जब अलग होंगे तो इसकी वेलोसिटी आप उसको v1 माने थे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 मानो, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 मानो, बड़ी सीधी सी बात है। भाई साहब अलग हो गए, अलग हो गए मतलब किसको तेज चलना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है अलग होना, आगे वाले को तेज चलना पड़ेगा भाई, इसको तेज चलना पड़ेगा। v2 तेज चलेगा, कौन तेज चलेगा, v2 तेज चलेगा। अब यहां पे होता है डिफॉर्मेशन, पहले क्या होगा यहां से यहां तक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब शेप का खराब होना, शेप का खराब होना। फिर बोलेंगे यहां से यहां होगा रिफॉर्मेशन। ये भारी भारी टर्म है भाई इंग्लिश के, इसमें आप ना कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। डिफॉर्मेशन मतलब बिगड़ना, तो बिगड़ ही रहा है भाई, पहले तो अच्छा था फिर बिगड़ गया। फिर रिफॉर्मेशन मतलब वो रिफॉर्म हो रहा है, वापस अपने शेप में आ रहा है। अब देखो शेप में आएगा पूरे तरीके से नहीं आएगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल कैसा है आपका। इलास्टिक मटेरियल है तो रिकवरी अच्छी होगी, मटेरियल ठीक ठाक नहीं तो रिकवरी इतनी कुछ खास नहीं होगी। कभी कभी होता है कि चिपक के ही चलते हैं वो लोग, चिपक के ही चलेंगे तो रिकवरी फिर कुछ खास अच्छी उस केस में नहीं, तो इसको रिफॉर्मेशन बोलो या रिकवरी बोलो। अब इसको डिस्कवरी मत बोलते हो तुम लोग रिकवरी की जगह पे तो ये रिफॉर्मेशन को डिफॉर्मेशन, ये रिकवरी बोलो इसको। अब इसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट डिफाइन करने को आता है, एक कांस्टेंट आता है E, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है उसका बहुत भयंकर तरीके का इसका डेफिनेशन है, आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो होता है कि भाई इंपल्स ऑफ रिकवरी, इंपल्स ऑफ रिकवरी अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब ये भाई भारी है, ये भारी सीबीएसई में से लिखा है भारी, बच्चों को अपने को ये काम दिया थियरी है, थियरी समझो। तो इंटीग्रेशन रिकवरी को आप लिखें आर डी टी और डिफॉर्मेशन को लिखें डी, लिखा दिस इज योर ई। अब ई जो है रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ये इस तरीके से है।
अब मान लो कि आपका यहाँ पे रिकवरी हो रहा है वो बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास रिकवरी हो गई। मान लो रिकवरी इज फर्स्ट क्लास रिकवरी हो गई। भाई हम पहले मान लेते हैं कि रिकवरी एकदम बराबर है, मतलब रिकवरी इतना लंबा लिखना तो भाई जगह नहीं मिलेगा यार, वो सेट ही नहीं होगा। तो रिकवरी यार इसे लिखता हूं, रिकवरी इक्वल टू डिफॉर्मेशन, DEF डिफॉर्मेशन, तो एकदम बराबर रिकवर हो गया। रिकवर बराबर हो जाना मतलब दोनों की वैल्यू बराबर, मतलब E बराबर, दोनों एकदम बराबर है। अब देखो मैं नोटेशन थोड़ा चेंज कर लेता हूं, मैं इसके लिए नोटेशन जो है वो मैं इस पूरे के लिए मैं नोटेशन ले लेता हूं R, कैपिटल R, और इसके लिए पूरे के लिए नोटेशन ले लेता हूं कैपिटल D, बस समझाने के लिए, बस जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। ये R अपॉन D। अब अगर मान लो R बराबर D हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये पूरा रिकवरी हो गया। अब दूसरे केस में रिकवरी मान लो पूरा नहीं, थोड़ा सा कम हुआ, मतलब भाई बिगड़ा रह गया थोड़ा शेप। अब दो गाड़ियां टकराती हैं तो थोड़ा डेंट वेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार, ये आइडियल केस हो जाता है कि भाई हमेशा कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये आइडियल केस हो जाता है। तो किताबों में तो क्वेश्चन दिख जाएगा आपको इस केस से, बट प्रैक्टिकली ऐसा केस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है चलो जो है वो है। लेकिन हाँ वो एक बार पता 5 रुपए वाला बॉल आता है, छोटा 5 रुपए वाला बॉल, या बढ़िया टेनिस का बॉल, आप उसको यहाँ से गिराओ, हाथ से गिराओ, फ्री फॉल करो, यहाँ से टकरा के फिर आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा रबर का होना चाहिए। लेकिन मैं जब छोटा था तो 5 रुपए का छोटा बॉल आता था, उसको मारो तो उसे जंपिंग ही करते रह जाता था 10-15 बार, तो वो आएगा इधर, तो वो थोड़ी देर के लिए इलास्टिक दिखा देता है, तो यहाँ से छोड़ोगे वापस हाथ में आएगा। लेकिन प्लास्टिक की बॉल वो पूरा ऐसा नहीं होता, प्लास्टिक बॉल छोड़ोगे तो हाथ में नहीं आएगा, बीच में रह जाएगा। तो रिकवरी इज लेस देन डिफॉर्मेशन, मतलब R इज लेस देन D। जब R लेस देन D होगा, लेस देन D क्या आना है, लेस देन 1 आएगा। अब आपने कोई बॉल गिराया, रिकवरी हुई ही नहीं, कोई रिकवरी नहीं हुई, साथ में चिपक गया उसके, रिकवरी नहीं होना मतलब साथ में चिपक जाना, रिकवरी नहीं, वापस नहीं आया। अच्छा बताओ कब वापस नहीं आएगा? मैं बॉल को रबर, अभी थोड़ी देर पहले रबर वाला बॉल गिरा था, जंपिंग बॉल, तो इधर से छोड़ा वापस हाथ में आया, 100% रिकवरी। प्लास्टिक का बॉल गिरा आधे दूर तक आया। अब अगर शॉर्ट पुट गिरा दो, तो शॉर्ट पुट समझते हो, वो लोहे वाला बॉल जो स्कूल में फेंकते थे ऐसे करके, हैं? तुमको फेंकने में आता नहीं था, हर बार फाउल मारते थे, तो यहाँ से फेंक दोगे तो जमीन पे गिर जाएगा, और वापस आएगा क्या? अरे भाई नहीं आता यार, अब इतना उतना आता है, उसको निगलेक्ट करो तो आएगा ही नहीं, वापस आ ही नहीं सकता। रिकवरी 0, कोई रिकवरी नहीं है। तो उस समय ये क्या होगा तुम्हारा 0, ये क्या दिखाता है 0? ई जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो खाली मेजर बताता है वेलोसिटी का, आएगा नहीं आएगा, कितना रिफॉर्मेशन होगा, ये आपको इसका मेजर बताएगा। आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको। अब देखो ये सब इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ये सब चीज मैं पढ़ा दूंगा आपको, बोलोगे सर यार ये सब क्या है, ये सब तो टफ हो गया। तो सिंपल भाषा में समझाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये बराबर नो मतलब नो एनर्जी लॉस। भाई पूरा रिकवरी हो गया यार, नो एनर्जी लॉस, क्या हो गया, नो एनर्जी लॉस। अच्छा E लेस देन 1, अच्छा लेस देन 1 होता है, इसकी असली वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। E 0 से लेके E से लेके 1, मतलब E 0 to 1 होता है, इसको कभी कभी बुक में ऐसे भी लिख देता है 0 to 1 के बीच में कुछ भी ना 0 ना 1, क्योंकि 0 ये लेके बैठा है, 1 ये लेके बैठा है, उसके बीच में कुछ भी वैल्यू लेके आइए तो एनर्जी लॉस होगा। यहाँ पे एनर्जी लॉस, ये इक्वल टू 0 मतलब इसका मैक्सिमम एनर्जी लॉस आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एनर्जी लॉस। टोटल एनर्जी लॉस मत बोलना, मैक्सिमम एनर्जी लॉस बोलो। मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको फीलिंग है कि सर इसमें टोटल एनर्जी लॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा एनर्जी लॉस हो गया, कि सर मैंने बॉल गिराया शॉर्ट पुट का, तो वो तो फिर तो जाके स्टेशनरी हो गया, पूरी एनर्जी लॉस हो गई। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन तुमको तो बताऊंगा कि क्यों मैं यहां मैक्सिमम एनर्जी लॉस लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी लॉस क्यों नहीं लिख रहा, तो याद रखना, तो यहां पे होगा मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा। तो अब ये सारी चीजें तो बराबर है यार, ये कुछ लोग तुमको पता भी होगा भाई, ये बारी बराबर होता है, एनर्जी लॉस नहीं होता, लेस देन 1 में एनर्जी लॉस थोड़ा बहुत हो जाता है, और बराबर E बराबर 0 में मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे सवाल सॉल्व नहीं होगा, सवाल इससे सॉल्व नहीं, हट गया मैं, थोड़ा लिख लो, आप लिखना तो लिख लो, मैं हट गया हूं, तो इससे आपके सवाल सॉल्व नहीं होंगे। सवाल सॉल्व होने के लिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अप्रोच वाला देखना पड़ेगा, क्वेश्चन अप्रोच कैसे होगा, क्वेश्चन अप्रोच वाली थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होता है। असली बात ये है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं। चलो
इसमें रब करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा बहुत इसमें रब करना पड़ेगा। चलो तो लिख लिया आप लोगों ने, मिटा देते हैं इसको। सिंपल शब्दों में ये क्या होगा, ये होता क्या है सिंपल शब्दों में? कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूमेरिकल्स वाले जब सॉल्व करने आप बैठेंगे तो क्या लेंगे, ये जो होता है टकराने के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, टकराने के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, उसका मैग्नीट्यूड। देखो ई नेगेटिव नहीं होता पहली बात, इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ई नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ई की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल है, बुक में नहीं लिखा होता, बुक में 1 लेस देन 1 और 0 की बात करेगा। ई 1 से ज्यादा पॉसिबल है जब उसको कोई अलग से एनर्जी मिल जाए, कोई अलग से आपको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है। मान लो बम टकरा रहे हैं, बम, ये लोग तो बम नहीं है, मान लो बम टकरा रहे हैं, बम मुंबई जो होता है बम्बई बम चिकी चिकी बम बम, मान लो बम टकरा रहा है, अगर बम टकराया और जब टकराया जब फूट भी गया, फट भी गया, दो में से मान लो एक बम था एक बम नहीं था, वो बम फूट भी गया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिले कि नहीं मिली केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, डायनामाइट या आरडीएक्स जो भी आपने यूज किया होगा एक्सप्लोजिव, एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, उस केस में आपका ये हेड बनाएगा। बट सिलेबस में नहीं, भाई मैं सिलेबस से स्टिक रहूं, सिलेबस से स्टिक रहेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और यहां पे आएगा रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का मॉडल। बड़ी सीधी सी बात है, ये होने वाला है। इस केस में लिखूं, इस केस में लिखूं क्या होगा, ये इस केस में लिखता हूं E इज इक्वल टू, अब जब कोलिजन के बाद, कोलिजन का मैंने पहले ही बोला था कि V2 ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, V2 ज्यादा होगा, तो V2 ज्यादा V1 कम, टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में। अब काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था आपने, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो आप माइनस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी, मतलब वेलोसिटी आगे जाती है रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाता है, तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, पर ज्यादा कौन सा है 2 वाला, तो बेहतर होगा कि 2 - 1 लिखो। देखो 1 - 2 लिखोगे मॉड कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन विद कंप्लीट नॉलेज आप 2 - 1 लिखिए। यहां पे देखो V1 - V2, V1 - V2 मींस 1 वाला ज्यादा है, 1 वाला ज्यादा है। देखो आप 2 - 1 लिखोगे तो भाई वो नेगेटिव आएगा, बट मॉड है तो कर देगा पॉजिटिव, तो मॉड तो आपकी गलती सुधारने के लिए रखा है मैंने। एक अच्छा बच्चा जो होगा उसको मॉड की जरूरत नहीं है, उसको पता है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो तो मॉड के बिना सॉल्व करेगा, उसका V2 - V1 नहीं लिखेगा। पर कोई बच्चा गलती कर देता है, जैसे मैं मॉड लगा देता हूं कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, 1 - 2 करो, 2 - 1 करो, 2 - 3 करो, 3 - 2 करो, आंसर आपका हमेशा मॉड के अंदर +1 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखो 1 वाला ज्यादा है तो U1 - U2, ये आपका ए लिखने का तरीका। जब भी एग्जाम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे दिस इज ई, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये ई होगा भाई साहब, लेकिन असली ई ये होता है इंपल्स आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय इंपल्स बिफोर कोलिजन, तो ये होगा आपका ई इस कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस केस असली बात। एक डब्ल्यूपी आपने मैंने आपको बताया था डिटेलिंग में, बाकी ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होंगे भाई, न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होंगे। अब दूसरी चीज देखो, बड़ी बढ़िया चीज देखो, तो ये देखने वाली चीज है, अभी ये रब करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला रब करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई ये ऐसे टकरा रहा है, आया टकराया और गया, आया टकराया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आया टकराया गया ना, तुमने कुछ किया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे थे, ये दोनों वेलोसिटी कैसी थी, ये दोनों वेलोसिटी कैसी थी, ये वेलोसिटी की बात करो, ये वेलोसिटी की बात करो, दोनों कांस्टेंट थी कि टकराने के पहले। ये 10 से आगे बढ़ रहा है, ये 15 से आगे बढ़ रहा है, टकरा जाएगा, पीछे से ठोक देगा उसको। टकराने के बाद ये थोड़ा हो सकता है ये 17 से आगे जाए, ये 10 से आगे जाए, वेलोसिटी बढ़नी घटनी ठीक फिक्स है, लेकिन टकराने के बाद भी तो दोनों की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, बाद में भी तो वेलोसिटी कांस्टेंट पॉसिबल जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तुमने हथौड़ा मारा भाई, दोनों राइट साइड जा रहे थे, टकरा गए, फिर अलग अलग भी हो गए, इसमें तुमने कुछ काम किया, कोई तुम्हारा फोर्स आया, कोई एक्सटर्नल फोर्स आया, तो जवाब ही नहीं। इंटरनल फोर्सेस तो था भाई, इंटरनल फोर्स था तभी तो इनमें स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ,
स्ट्रक्चर में बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस था। इंटरनल फोर्सेस नहीं रहेगा तो स्ट्रक्चर बदलेगा कैसे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स कहता है कि फोर्स इट कैन चेंज द डायरेक्शन, रुके हुए को चला देगा, चलाते हुए को रोक देगा, स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, शेप साइज में बदलाव ला देगा। तो वो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है भाई। तो इंटरनल फोर्सेस तो है, यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो इस पे लगाएगा या उस पे लगाएगा, एनालिसिस में सीखा है आपने। दिस फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस से दिक्कत नहीं हमको, क्यों? क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बोला है कि एक्सटर्नल, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेगा। एक्सटर्नल फोर्सेस, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, इट विल चेंज द डायरेक्शन, विल मेक इट मूव, इट कैन रिटार्ड, बहुत कुछ कर सकता है। बड़ी सीधी सी बात है कि एफ एक्सटर्नल, सेकंड लॉ ने बोला था एफ एक्सटर्नल विल बी डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा डीपी बाई डी टी भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम थोड़ी मारे इसको, तुमने कुछ किया, तुमने बैट से मारा नहीं, ये आगे जा रहा था, ये पीछे से स्पीड में आ रहा था, टकराया, अलग अलग हो गया, तुमने कुछ किया तो नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लगा तो नहीं, नहीं लगा एक्सटर्नल फोर्स भाई। जीरो बराबर डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी क्या आया? जीरो। क्या होता है डेल्टा पी? फाइनल, किसी भी चीज का चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर? देखो किसी भी चीज का चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो पीएफ वेक्टर बराबर पीएफ वेक्टर, तो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, कितने भी लेवल का हो, कैसा भी हो, कितना भी हार्ड हो, कुछ भी हो, नीट का हो या जेई मेन का हो या एडवांस का ही क्यों ना हो, एडवांस की तो बात करूंगा नहीं मैं, नीट का हो या जेई मेन का हो, एडवांस पढ़ाता हूं मैं लेकिन एडवांस की बात नहीं करूंगा, बिकॉज बेसिक बना लो फिर एडवांस कराते हैं उसमें क्या। चलो, तो कुछ भी तुम कर लो, इनिशियल बराबर फाइनल मतलब क्या? इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। हमेशा टोटल मोमेंटम की बात करिए, कौन सा मोमेंटम है? टोटल मोमेंटम। इसको आप बोलेंगे टोटल मोमेंटम कंजर्व, टोटल मोमेंटम कंजर्व। और ये जो डिब्बा देखो, ये डिब्बा तक बना हुआ है, डिब्बा उधर बना हुआ है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले आप ये लिखेंगे, एक नंबर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, और 2 नंबर पे ई की इक्वेशन लिखेंगे। क्या करेंगे? ये ई की इक्वेशन लिखेंगे 2 नंबर पे। चाहे कैसे भी सवाल हो, इस 2 क्वेश्चन से, 2 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। कैसा भी सवाल हो, कहीं का भी, कुछ भी हो, लंबे चौड़े फॉर्मूले पढ़ रखे हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो भाई साहब हर बार ये 2 लगा के सॉल्व कर दूंगा। कम फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का फॉर्मूला इसमें है ही नहीं। बच्चों को कोई फॉर्मूला याद रख पाते ही नहीं कभी जीवन में, इस वाले चैप्टर में खास, जिसमें इसमें आता है उसको तो करना पड़ता है, पर इसमें कभी कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। मोमेंटम कंजर्व करो, ई लिखो, बात करो। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में बोनस मिलता है, खाली मोमेंटम कंजर्व करने से आंसर आ जाएगा। मेरे बातों पर ध्यान देना। कुछ सवालों में सिर्फ ई लिखने से आंसर आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर सवालों में मोमेंटम कंजर्व और ई दोनों लिखना पड़ता है। लेकिन जब लिखोगे दोनों में से तो पहले क्या करोगे? तो पहले मोमेंटम कंजर्व करोगे, फिर ई लिखोगे। आप पहले ई लिख दो, फिर एक ई लिखोगे, तो क्योंकि होने क्या वाला है कि 2 वेरिएबल आएंगे आपके पास में, 2 वेरिएबल फाइंड करना होगा, दोनों की वेलोसिटी हमें फाइंड करना क्या है भाई? हमें क्या करना है भाई? टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी निकालोगे। कभी कभी क्या करता है कि वेलोसिटी एक आदमी दे देगा और मास पूछ लेगा, तो क्या वेलोसिटी गायब करके मास पूछे, मास दे करके वेलोसिटी पूछे, कुछ भी करे, 2 चीज से सॉल्व हो जाएगा। एक तो मोमेंटम कंजर्व करो, दूसरा ई लिखो। बड़ी सीधी सी बात है, एक ही चीज को 25 बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। तो बोलना नहीं, सर ने बताया नहीं, आपने सर ने बताया था, तुमने सुना नहीं ध्यान से। तो तुमको सबसे पहले टोटल मोमेंटम कंजर्व करना है और ई लिखना है। ई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ई लिखो, ई लिखो, ई लिखो। 2 काम करना है, राइट? ई एंड कंजर्व मोमेंटम, बात खत्म। एक भी हर एक सवाल से सॉल्व करूंगा, हर एक सवाल से सॉल्व करूंगा। चलो आप लोग लिखो फटाफट।